हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसओ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस क्लास 9th और 10th का। हम पूरा साइंस देखेंगे जितने एमसीक्यू हो सकते हैं। ये हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से देखेंगे। यूथ पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर के साथ हैं। तो फिर हम इससे शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पूरे चैप्टर्स देखें, आप पूरा चैप्टर देख लीजिए। इसमें हम पूरा चैप्टर कराएंगे जिससे जितना क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उससे शुरू करते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, वह बल कहलाता है। वो बल क्या कहलाता है? तो आकर्षण कहलाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आकर्षण कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं वो कहलाते हैं। मतलब देखो, जो प्रत्येक वस्तु होते हैं, मान लीजिए किसी सामग्री से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो पदार्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है 373 के का समतुल्य तापमान बताना है 0 डिग्री सेल्सियस में। सेल्सियस में बताना है तो कितना होगा? तो ये 100 सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, ठोस से द्रव्य अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। देखो, ठोस से द्रव्य अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, गलन। ठोस से द्रव अवस्था में तो गलन कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ठोस नहीं है? तो कौन सा पदार्थ? देखो, पत्थर है, रबर है, लकड़ी, लेकिन दूध ठोस थोड़ी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है। दूध हमारा लिक्विड में आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में समपीड्यता का गुण है? देखो, समपीड्यता का गुण किसमें है? तो गैस में है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? वाष्पीकरण। देखो, द्रव से गैस की अवस्था में तो वाष्पीकरण कहलाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, 220 डिग्री सेल्सियस पर पानी का भौतिक अवस्था क्या होगी? 220 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था जो होगी वो गैस होगी। अगला है, बर्फ का गलनांक है। बर्फ का गलनांक क्या है? 273 के। याद रखिएगा, 273 डिग्री के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो वाहन में कौन सी? सीएनजी। आजकल देखेंगे आप, बहुत सारे मतलब कि कार वगैरह पे सीएनजी लिखा रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीएनजी। अगला है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान को हम किस चीज से मापते हैं? तो केल्विन से मापते हैं। केल्विन जो है उससे हम मापते हैं तापमान को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में जल को मिट्टी के बर्तनों में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो वाष्पन और वाष्पीकरण के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। आपको घुमा के कुछ भी पूछ सकता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है या शुष्क बर्फ को। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे तरल पदार्थ कहा जाता है? तरल पदार्थ द्रव एवं गैस को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? तो कौन करेगा? तो जल के तापमान में वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बहुत अधिक सपिंडित किया जा सकता है? तो गैस को सबसे ज्यादा सपिंडित किया जा सकता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, निम्नलिखित में किस कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है? तो ठोसों में सबसे कम स्थान होता है। तो हमारा पहला चैप्टर समाप्त साइंस का। हम दूसरा चैप्टर देखते हैं, क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध हैं? इसको देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, द्रव्य प्लस गैस को कोलाइड्स कहा जाता है। द्रव्य प्लस गैस को कोलाइड्स को कहा जाता है। क्या कहते हैं कोलाइड्स को इसके? तो हम लोग कहते हैं एरिसोल। द्रव्य गैस के कोलाइड्स को एरिसोल कहते हैं। अगला है, कुहासा का उदाहरण है। कुहासा का उदाहरण है एरिसोल। सोडा जल में विलय होता है। सोडा जल में जो विलय होता है CO2। तो इसका क्या होगा? सोडा जल में विलय होता है CO2 के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु। देखो, मिश्र धातु जो हो गई, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण है, क्या कहलाता है? समांगी कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस में उपस्थित सभी कणों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो एक समान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ कम से कम कितने अवयवों से मिलकर बना, मतलब कितने अवयव होते हैं जिससे मिलकर बना है? तो 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु कौन सा नहीं है? तो लोहा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इमल्शन का उदाहरण। इमल्शन का उदाहरण कौन सा है? तो दूध। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। पीतल किससे मिलकर बनता है? जिंक प्लस कॉपर से बनता है, याद रखिएगा, जिंक प्लस कॉपर से बनता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, निम्नलिखित। देखो, इसमें बताना, निम्नलिखित में से गैस और जल विलयन का उदाहरण है। गैस और जल विलयन का जो उदाहरण है वो क्या है? सोडा जल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक्स किरण की बात कर रहा है, तो रो एट जन के द्वारा, आपसे समान अध्ययन में भी ये पूछ सकता है।
अगला है P32 का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? P32 का उपयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक वेदन क्षमता किस किरण में होती है? तो सबसे ज्यादा वेदन क्षमता जो होती है ना वो होती है तो वो गामा किरणों में होती है। याद रखिए गामा किरण में सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है परमाणु के केंद्रक में पाया जाता है। परमाणु के केंद्रक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है स्याही के रंगों का पृथक्करण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रोमोटोग्राफी के कारण किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है I-131 का उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो थायराइड विकार का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन मतलब कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण लकड़ी का क्षरण है और लकड़ी का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन का कारण। लकड़ी का चीरना, लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकना, ये सब थोड़ी ना रासायनिक परिवर्तन का कारण हो सकता है। अगला है सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण का उदाहरण है, क्या है? तो समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है एक लोहे की जंग जो होती है, लोहे की छड़ को मोड़ना। याद रखिएगा मतलब जैसे मान लो ये कोई लोहा का राड हो गया, उसको छड़ को जो है मोड़ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ से हमारा थर्ड चैप्टर शुरू होता है परमाणु एवं अणु। अब इससे हम बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं का अनुपात क्या है? देखो जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं का अनुपात जो होता है 2:1 होता है। याद रखिएगा 2:1 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है भौतिक अवस्था को, जो अभौतिक अवस्था होता है उसमें परमाणु को लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है? जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है तब, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है निम्न में से आयरन का प्रतीक क्या है? तो Fe है, Fe, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज तो आप याद कर सकते हो चैडविक, लेकिन अगर आपसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की पूछ लिया तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दो दिया हुआ है, देखो 18G मतलब जल के लिए समतुल्य मूल की संख्या कितना होगा? तो ये होगा 1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश कितना होता है? देखो क्लोराइड आयन जो होता है उस पर उपस्थित जो आवेश होता है वो कितना होता है? तो वो होता है -1, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है, तो जल के सापेक्ष आणविक जो द्रव्यमान होता है तो 18 होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन में परमाणु ऊर्जा की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन में परमाणु ऊर्जा की संख्या जो होती है ना ऑप्शन बी 1 होती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻10, इसका मतलब याद रखिएगा कितना होता है? 10⁻10 m, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कार्बन कार्बन का 1 मोल परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला होगा अगला है CH4 का इकाई द्रव्यमान कितना है? तो वो है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा ये 16 होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो है 13 नंबर का क्वेश्चन साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड का सूत्र। देखो आपसे पूछ सकता है साधारण नमक को क्या का रासायनिक नाम? तो सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है NaCl, नॉर्मल याद रखिएगा NaCl। अगला है सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो है Na है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है अमोनिया का सूत्र होता है NH3, इसका राइट आंसर ऑप्शन है NH3। अगला है निम्न में से एक परमाणुक तत्व का उदाहरण है, कौन है इसमें? तो ऑर्गन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है निम्न में से द्विपारमाणविक तत्व का उदाहरण, मतलब देखो ये पहले का था ये 2 का, तो कौन है ये? तो हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का, यौगिक जल की बात कर रहा है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? तो 1:8। अगला है परमाणु त्रिज्या का आकार होता है, तो परमाणु त्रिज्या का आकार जो होता है nm, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अब हम देखते हैं परमाणु की संरचना, हमारा चौथा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है सोडियम तत्व में संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 1। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन तत्व के यम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है।
अगला क्वेश्चन है पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है यम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, देखो एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 283 283, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परमाणु का मूल कण नहीं है, तो परमाणु का मूल कण कौन सा नहीं है? तो अल्फा कण, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण किस प्रकार का कण होता है? तो अल्फा कण जो होता है ना, ये होता है द्विआवेशित, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो कोबाल्ट का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व में समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो हाइड्रोजन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हाइड्रोजन में किया जाता है। अगला निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है, तो देखो इसमें सही कथन जो है ना, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। अगला है एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, एक संयोजकता वाले तत्व धातु और अधातु होते हैं, तथा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। अगला है थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। देखो परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया, ये तो सही है। दूसरा यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित करता है, ये भी सही है, थॉमसन ने दिया था। अगला है धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप होता है, तो ये भी दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। पहला, दूसरा और तीसरा इनका कथन सही है। अगला हमें डाल्टन के बारे में बताना है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत हेतु निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला जो है गुणित अनुपात का नियम, ये सही है। दूसरा जो है स्थिर अनुपात का नियम, ये भी सही है। तीसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये भी सही है, तो डाल्टन ने दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कैल्शियम तत्व हो गया, उसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2। अगला हमारा 16 नंबर का 281 कौन सी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो कौन सी तत्व का है? तो ये है Na, सोडियम का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक गोला था, किस चीज का गोला था? तो धनावेशित गोला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अब हम फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ चैप्टर जो होता है जीवन की मौलिक इकाई। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, देखिए इसमें आपसे सामान्य अध्ययन पे भी क्वेश्चन आप कर लोगे अगर साइंस के आएंगे तो। पहला है इसमें निम्न में से बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है, तो बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? तो देखो ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइक्रोकांडिया को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, पादप कोशिका किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो देखो पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, देखो हम इसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है पादप कोशिकाएं कौन सी क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती हैं? तो परासरण के द्वारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है केंद्रक के अंदर कौन सी पदार्थ उपस्थित रहती है? तो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ उपस्थित रहती है वो प्रोटीन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम जो होता है ना वो प्रोटीन का बना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य संचय करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है निम्न में से कौन सी प्रक्रियोटिक का उदाहरण नहीं है? कौन है? तो सर्प नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है हमारा जो दिया हुआ है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका जो होती है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, हमारे बोन मैरो में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन निम्न में से राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? तो प्रोटीन का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन एक कोशी जीव का उदाहरण है? तो कोशी जीव का उदाहरण देखो पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया, ये तीनों एक कोशी का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ए बी सी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है 13 नंबर का, लाइमोसोम किससे उत्पन्न होता है? तो लाइमोसोम किससे उत्पन्न होता है? अंतर्द्रव्य जालिका से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? तो अंतःकोशिका कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है वो है गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है, इसका जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा।
तो जी का मान जो होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखिएगा। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी का मान क्या होता है। देखो ये छोटे जी का मान है, याद रखिएगा। ये बड़े जी का, तो बड़े जी का मान क्या होता है, 6.673 गुणे 10 के पावर -1 होता है, याद रखिए। कहीं पे 7 4 भी दिया रहता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू यही है। छोटे और बड़े जी के मान में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य के अंदर या नीचे मतलब जाने पर दाब का मतलब मान किस तरह, अगर मान लो द्रव्य हो गया, उसके अंदर या नीचे जाने पर दाब का मान कितना होता है, तो बढ़ता जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। पानी का आपेक्षिक घनत्व जो होता है 10 के पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यम के पावर क्यूब रहता है, याद रखिएगा। और इस 10 के पावर 3 रहता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, किसी वस्तु का भार पानी के अंदर होता है, मतलब कोई वस्तु है उसका भार पानी के अंदर कितना होता है, तो घट जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊपर जाने में टी समय लगता है, मतलब ऊपर जाने में टी समय लगता है, तब उसे ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो टी के बराबर ही तो लगेगा। ऊपर से टी समय लगता है तो आने में भी तो वही समय लगेगा, जाने में टी लगा तो आने में भी वही समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोमीटर जो है ना, ये आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, एन एम की स्क्वायर केजी के -2 पावर 2, याद रखिएगा। इसका क्या होगा, एन एम स्क्वायर केजी के -2। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान पर प्रभाव कैसा होता है, तो घटता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर छोटे जी का मान क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा। अगला, आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कैसा होता है, तो किसी पिंड का भार जो होता है 0 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, एकांकी दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अब यहाँ से हमारा कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी से क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक देखो क्या होता है, कार्य का मात्रक जो है जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों याद रखिएगा। अगला है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, 1 वाट बराबर होता है किसके, तो 1 वाट बराबर जो होता है ना, ये एन इंटू यम बटे यस के भी और इसके भी, जे बटे यस दोनों के बराबर होते हैं। तो ये दोनों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। सामर्थ्य का मात्रक होता है, तो सामर्थ्य का मात्रक देखो वाट होता है, न्यूटन प्रति मीटर सेकंड होता है, जूल सेकंड, तो ये सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। एक यूनिट का अर्थ क्या होता है, एक यूनिट का अर्थ होता है 1 kWh। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, तो यम जी एच के बराबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, देखो एक 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उस वस्तु की क्षितिज ऊर्जा क्या होगी, जी इसमें जी बराबर दिया हो, याद रखिएगा। छोटा जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, तो क्या होगा, तो ये होगा 2000 जे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2000 जे होगा, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर का, ये है, एक हीटर देखो एक हीटर होता है कि घोषित शक्ति जो है 2000 वाट है, 20 घंटे में यह कितनी ऊर्जा यूनिट उपयोग करेगी, तो 40 यूनिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला जो क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 यम वी स्क्वायर, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा होती है, तो कैसी होती है, तो 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान जो है उसकी एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड को एक समान वेग से गतिशील है, तब वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो 30 जे होती है। अगला है, चाबी वाली घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है, तो चाबी वाली घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है, याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी दुगनी होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, एक मशीन 400 जूल कार्य 8 सेकंड में पूरा करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी, तो 50 वाट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक वस्तु या पिंड पृथ्वी की तरफ गिर रही है, उसकी स्थिति में क्या बदलाव होगा, तो घटेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
ये देखो मैथ्स के सवाल इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन, जूल के स्थान पर हम किस प्रकार के मात्रा का उपयोग करते हैं? तो न्यूटन मीटर का। तो इसका राइट आंसर है न्यूटन मीटर। अब हम ध्वनि ध्वनि मतलब साउंड से बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे साउंड से, ये है निम्न में से किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है? तो ध्वनि के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो निर्वात में ध्वनि का वेग होता है जो 0 होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होती है और डेसिबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अपश्रव्य ध्वनि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिएगा। अगला है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वो क्या कहलाती है? तो अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जिनकी आवृत्ति 20 मतलब 20 के यानी होगा 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती तो वो क्या कहलाती है? तो पराश्रव्य ध्वनि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग v किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, किस ध्वनि तरंग के निम्न अभिलक्षण होते हैं? तो किस ध्वनि तरंग के निम्न अभिलक्षण होते हैं? तो आवृत्ति के होते हैं, आयाम के होते हैं, वेग के, ये सभी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से होती है। देखो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से होती कितना होती है? तो बहुत कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज अभी हमने देखा, तो किसका मात्रक है? आवृत्ति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेनरी रूफोल्ड हर्ट्ज ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, धातुओं के पिंडों के अंदर बारीक दरार या छिद्रों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंग का। अगला है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस माध्यम में होगी? तो ठोस में होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला जो क्वेश्चन है यह है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस माध्यम में होगी? ध्वनि की चाल मतलब किस माध्यम में होती है? तो ठोस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, सोनार से हम किस तरंग का उपयोग करते हैं? सोनार से हम किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंग का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको एक क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में बदलना हो तो आवश्यक परिवर्तन में क्या होगा इसका? तो आयाम में वृद्धि करना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो निकटतम श्रृंगों के बीच की दूरी होती है, क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण के माध्यम में दोलन की दिशा होती है, क्या होती है दोलन की दिशा? तरंग गति की दिशा के समानांतर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला अब यहाँ से होता है हमारा, हम बीमार क्यों होते हैं? वाई वी गेट सिक। यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन बनने वाले। पहला इसमें क्वेश्चन जो है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को। पीलिया जब हमें होता है तो लीवर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एड्स का कारण क्या होता है? देखो यौन संपर्क से भी होता है, एक ही सुई द्वारा इंजेक्शन लगाने से होता है, रोगग्रस्त व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को देने से भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, एड्स का। अगला है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला बीमारी। देखो हेपेटाइटिस जो होता है ना, संक्रमित पेयजल से फैलने वाली बीमारी है। अगला, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायरस से होने वाला मतलब रोग कौन सा नहीं है? इसमें हमें बताना है वायरस से कौन सा रोग जो है वो नहीं होता, तो हैजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी एड्स हो गया, चेचक वगैरह, ये सब वायरस वाली बीमारी है। कोविड भी हो गया हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है? बैक्टीरिया से तो दाद जो होता है बैक्टीरिया से नहीं होता। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दाद। अगला, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। देखो घेंगा रोग जो होता है ना गले में, वो आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला, एनीमिया किस तत्व की कमी से होती है? तो एनीमिया जो होती है ना, आयरन की मतलब की कमी से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया संक्रमित रोग में उपयोगी है? मतलब जो बैक्टीरिया संक्रमित रोग है उसमें उपयोगी क्या है? तो ये है एंटीबायोटिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती? तो निमोनिया जो होता है ना, वो मच्छर द्वारा नहीं फैलती। मलेरिया फैलता, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, ये सब मच्छरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता? तो एड्स किसके देखो रक्त की वजह से फैल जाता है। कभी कभी मतलब एक दूसरे को हम रक्त देते हैं तो हमें रहता तो हो जाता है, स्तनपान के बार भी हो जाता है, और लैंगिक प्रसंग के द्वारा भी हो जाता है, लेकिन गले मिलने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गले मिलने से थोड़ी ना होता है।
अगला है वेक्टर, संवाहक की सही परिभाषा क्या है? वेक्टर की जो सही परिभाषा है वह जीव से संक्रामक कार्यों को एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है, हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को कम करना चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत सी बीमारियां के ये रोगवाहक हैं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, विषाणुओं से हेपेटाइटिस रोग उत्पन्न होता है, यह रोग निम्न में से किसके द्वारा संरचित होता है? तो अभी हमने देखा है, तो ये जल के द्वारा। तो जल के द्वारा अभी हमने देखा था, तो जल के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जो ये दिया हुआ है, निम्न में कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता? तो कौन सा नहीं फैलता? टाइफाइड। ये पानी के इधर उधर मतलब कि उसके अकॉर्डिंग फैलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला, निम्नलिखित में से वायु संक्रमण द्वारा होने वाला रोग है? नहीं है। देखो, वायु संक्रमण से कौन सा ऐसा रोग है? नहीं होता, एड्स नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एड्स नहीं होता। अब हम प्राकृतिक आपदा 14 चैप्टर देखेंगे, नेचुरल वेल्थ। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, प्रतिदिन एक साधारण मानव को कितनी वायु की आवश्यकता होती है? प्रतिदिन एक साधारण मानव को वायु की कितनी आवश्यकता होती है? याद रखिएगा, 250 से लेकर 665 किग्रा। याद रखिएगा, 250 से लेकर 265 किग्रा मतलब किलोग्राम, इतना वायु चाहिए होता है हमें नॉर्मल आदमियों के लिए। अगला है, जल चक्र मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो जल चक्र मुख्य रूप से वाष्पन द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, शुक्र ग्रह पर कौन सी गैस मुख्य घटक के रूप में पाई जाती है? तो He। तो इसका राइट आंसर है हीलियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, निम्नलिखित में से लाइकेन पाए जाते हैं? तो लाइकेन पत्थर में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रभावित करते हैं? तो देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एसी वगैरह फ्रिज वगैरह से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। O3 यानी ओजोन को करते हैं, और ओजोन डे हमेशा 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, जैवमंडल के पोषक तत्वों तथा पदार्थों का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो चक्रीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, निम्न में से विनाइट्रीकरण लावा जीव है? कौन सा जीव है? तो ये सूडोमोनाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, पैरावैग्निक विकिरण किसके माध्यम से रोकते हैं? हम किसके माध्यम से रोकते हैं? तो ओजोन परत के द्वारा। पैरावैग्निक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यदि आप पर्यावरण में विद्यमान समस्त ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ओजोन स्थिर नहीं है, इसलिए यह अविषालु हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, उर्वरक और पीड़कनाशी की अधिक मात्रा के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? क्योंकि वे परिहितैषी होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, जल चक्र में कौन सी एक क्रिया सम्मिलित नहीं है? तो जल चक्र में कौन सी एक क्रिया सम्मिलित नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, ऑक्सीजन निम्न में से किसके ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो मनुष्य निर्मित यौगिक जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों यौगिक शामिल है, अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है, इसलिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, जलीय पर्यावरण में विशेष तापक्रम में परिवर्तन होता है, क्यों होता है? तो जंतुओं के प्रजनन के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, ऊपरी मृदा में विद्यमान होती है? ऊपरी मृदा में क्या विद्यमान होता है? ह्यूमस, सजीव और मिट्टी की कणिकाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। वर्षा प्रतिमान पर निर्भर करता है? वर्षा किसके प्रतिमान पर निर्भर करता है? तो ये करता है किसी क्षेत्र पर जलाशयों की संख्या पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसलिए कहा जाता है आप पेड़ वगैरह लगाइए, हरा भरा रखिए सब पर्यावरण को। अगला हमारा यहाँ से 15वां चैप्टर शुरू होता है, खाद्य संसाधनों में सुधार। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, दुग्ध उत्पादन वृद्धि के लिए क्या योजना लाई गई थी? तो कौन सी योजना लाई गई थी? तो श्वेत क्रांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, कुक्कुट पालन के लिए आहार में आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, निम्न में से कार्बनिक खेती के लिए कौन सा उपयुक्त है? कार्बनिक खेती के लिए इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग वर्जित है, यानी मना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा रबी और खरीफ की फसल का सही जोड़ा नहीं? देखो, पहले रबी का फिर खरीफ का, पहले आपको ये याद रखना है। तो उड़द तथा सोयाबीन नहीं है, बाकी गेहूं तथा धान है, सरसों तथा अरहर है, अलसी तथा मक्का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उड़द तथा सोयाबीन। अगला है, मुर्गियों की हाइब्रिड नस्ल निम्न में से कौन सी है? मुर्गियों की हाइब्रिड नस्ल जो है कौन सी है? तो ILS 82, याद रखिएगा, ILS 82।
अगला क्वेश्चन है पशुपालन के किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? कौन सी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है, देखो कृषि कार्य के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जब हम बैल वैल पालते हैं गांव में भी देखो तो उससे जुताई वगैरह होती है। अभी तो मतलब ट्रैक्टर आ गए लेकिन कहीं कहीं पे होता है। तो ये मांस उत्पादन के लिए भी होता है, जैसे मुर्गी वगैरह पालना हो गया तो मांस उत्पादन के लिए भी होता है। और ये हमारा जो है सी दुग्ध उत्पादन के लिए भी, गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ABC। अंडा उत्पादन के लिए नहीं, ये तो नहीं हो। अगला है मधुमक्खी की निम्न स्पेसीजों में कौन सी इटली की है? इटली की बताना है कौन सी है, तो एपिस मेलिफेरा जो है ना ये इटली की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है? नीली क्रांति का अर्थ मत्स्य पालन से के बढ़ावा देना है, मछली वगैरह को बढ़ाना देना। रजत क्रांति का अर्थ अंडा उत्पादन से, ये भी सही है। श्वेत क्रांति का अर्थ दूध उत्पादन से नहीं है। देखो अगर है होता, अभी देखो हम ध्यान से क्वेश्चन आता हुआ गलत करके आते हैं, नहीं अगर यहीं पे हमको नहीं दिखता ना, या फिर आधा देखते हैं हम दुग्ध उत्पादन, बस उसके बाद सही कर देते सही है, ये तो नहीं दिया है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से ही तो है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी मछली जो अपना भोजन जल की सतह से प्राप्त करती है? तो कटला मछली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है देश की खाद्य समस्या के हल करने के लिए कौन आवश्यक है? तो देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए लोगों को आसानी से खाद्यान्न मिलना, लोगों के पास अन्न खरीदने के लिए धन होना, उत्पादन का बढ़ना और खाद्यान्न का भंडार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है दलहन फसल से खेत को मिलता है, देखो दलहन फसल होती है उससे खेत को क्या मिलता है? नाइट्रेट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति, आप इसको मत्स्य पालन भी कह सकते हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए हुआ। अगला है उन्नत कृषि से संबंधित है, उन्नत कृषि किससे संबंधित है? तो देखो पर्यावरणीय से है, कार्बनिक से, टिकाऊ कृषि से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पर्यावरणीय कृषि, कार्बनिक कृषि और टिकाऊ कृषि। अगला है फल सब्जी के वृद्धि का अध्ययन किया जाता है, देखो फल हो गया और सब्जी, इसके वृद्धि का अध्ययन हार्टिकल्चर से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला है कुक्कुट पालन निम्न में से रोग जनकों में किसके प्रति संग्राही होता है? तो कुक्कुट पालन देखो जीवाणु, कवक, विषाणु सबके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ है, याद रखिएगा। अब यहाँ से हम क्लास 10th का अपना साइंस शुरू करते हैं, याद रखिएगा क्लास 10th का 9th का हो गया हमारा कंप्लीट। अगर 9th के अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा जरूर से, और लाइक भी करिएगा वीडियो को। पहला जो चैप्टर है इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ज्वलन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, देखो अगर रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करना होता है तो आधारित होता है किस पे आधारित होता है? तो द्रव्यमान की अविनाशिता सिद्धांत पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा ये है 3rd नंबर का क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होता है? तो 1:2, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना कौन सी प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो दहन की, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? अम्ल को जल द्वारा तनु करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, देखो इनमें से कोई नहीं, ना एंजाइम, ना उत्प्रेरक, ना एंटीऑक्सीडेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो कोयला, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कोयला कहलाता है। अगला है श्वसन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? देखो श्वसन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है पेट्रोलियम गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण नहीं है? तो पेट्रोलियम गैस विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रोपेन और ब्यूटेन का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अभिक्रिया, देखो निम्नलिखित में अभिक्रिया किस प्रकार, मतलब किस के उदाहरण बताना है हमें, किस प्रकार के उदाहरण है? ये देखो जैसे हो गया 4NH3G प्लस 5OG प्लस, फिर ये हो गया 4NOG NH2OG, तो ये मतलब कैसा उदाहरण है? देखो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, और अगला जो हो गया ये है अपचयन या उपचयन, रेडॉक्स इसको भी बोलते हैं, तो इसका उदाहरण है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 12 नंबर का, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भाषण पर वह स्लेटी हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के कारण से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ।
अगला है देखो अम्लीय पर मैग्नेट विलयन युक्त एक विकार में फेरम सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्प्रेरक प्रेक्षण के लिए सही है? कौन सा कथन इसमें बता रहा है सही है? तो KMnO4 एक ऑक्सीकारक है तथा वह FeSO4 के साथ ऑक्सीकृत करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? तो कौन सी? तो हीलियम तथा नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आक्षिकारक है? तो O2। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो AgNO3 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, याद रखिएगा। अब हमारा अम्ल और क्षार मतलब अम्ल, क्षार एवं लवण वाला सेकंड चैप्टर शुरू होता है, यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, जल में घुलनशील भस्म को कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो जल में घुलता है तो उसको क्षार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक लवण का उदाहरण है? लवण का उदाहरण MgCl2 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल का उदाहरण है? तो अम्ल का उदाहरण जो हो गया H3PO4 है। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक भस्म का उदाहरण है? तो भस्म का उदाहरण KOH है। अगला है, मानव पेट में पाए जाने वाला अम्ल का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HCl है। HCl जो है ये मानव के पेट में ये अम्ल पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, पीएच को निम्नलिखित में किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पीएच को -log H+ इस तरह का ब्रैकेट बना के किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी टी 2 में आया था। तो एसिटिक अम्ल में। इसका राइट आंसर एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? तो लाइम जूस की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है, इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। देखो इमली की बात बोल रहे, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, किसी विलयन का पीएच मान बढ़ने से हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता क्या होती है? तो घट जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन हाइड्रोजन आयन या H+ का मान कितना होता है? तो 10⁻⁷ m। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गंधी या आल्फैक्ट्रिक सूचक नहीं है? तो मतलब गंधी या फिर आल्फैक्ट्रिक सूचक नहीं है, कौन सा है? तो फिनाफ्थलीन। देखो इसका हम लोग यूज भी करते हैं फिनाफ्थलीन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस प्रकार के अम्ल के स्राव से होता है? तो ये मैथेनाइक, जो नेटल का पौधा है उसको छूने पे ऐसा लगता है कोई डंक मार दिया है, तो इस तरह का दर्द होता है। इसमें कौन से प्रकार का अम्ल होता है? तो मैथेनाइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, दंत क्षय रोकने के लिए दमे नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम के लिए वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसे? टूथपेस्ट की प्रकृति जो होती है क्षारकीय होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देने वाले विलयन का पीएच मान कितना हो जाता है? तो नीले को लाल में करने वाला तो पीएच मान 6 हो जाता है। अब अगला है, देखो यहाँ कोई विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है तो इसका पीएच मान कितना होता है? 11। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज, नीले को लाल में बदलने पे 6 और फिर यहाँ लाल को नीले में बदलने पे 11, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है? तो कौन सा है? तो जल है, एसिटिक अम्ल है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सही है? इसमें कथन दिया, पहला दिया है पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्लभ होगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना ही दुर्लभ होगा। पहला दूसरा तो सही है। अगला है, पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पहला और दूसरा सही है। अब हम धातु एवं अधातु से बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। इसके जो पहला क्वेश्चन है इसका है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहा जाता है? तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को कहा जाता है गैंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, सल्फाइड अयस्क का साद्रण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक के उदाहरण नहीं है? HCl, CCl4, NaCl, KCl।
तो इसमें पहला जो है, पहला और दूसरा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है जिंक। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलकर कौन सा गैस प्रदान करता है? तो हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। अगला है बेदाग इस्पात, इतना यानी स्टेनलेस स्टील में कौन सा धातु मिश्रित नहीं है? तो Cu। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका एक मिश्र धातु है? तो पीतल किससे बनता है? तो तांबा प्लस जिंक से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, तीन तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक निम्न विन्यास है। एक्स के 2 और 8 और वाई के जो है 2 8 और 2 8 7 तथा जेड के 2 8 2 हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। वाई अधातु एवं जेड एक धातु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम को भी, सोडियम को भी, लिथियम, इन तीनों का नाम याद रखिएगा, इनको काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो तान्यता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हवाई जहाज बनाने में उपयोग की जाने वाली धातु का नाम क्या है? तो एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है? तब क्या होता है? देखो क्या होता है, सबसे पहले बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं, ये होता है, और यह जल से कम तीव्र अभिक्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तीसरा और चौथा यही होता है। अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है जस्ता का। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एल्यूमिनियम का अयस्क है? कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है बॉक्साइट। अगला है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में किस धातु का ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो उभयधर्मी किसका है? एल्यूमिनियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो ये होती है जिंक की परत चढ़ाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब हम कार्बन और उसके यौगिक से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये चौथा चैप्टर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को जो कहा जाता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? एल्किन का समान सूत्र है CnH2n। अगला है एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का सूत्र जो है CnH2n-2 है, याद रखिएगा। CnH2n-2 है एल्काइन का सामान्य सूत्र। अगला हमारा जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है? तो कौन सा? तो ऑप्शन ए CH3COO C2H5 प्लस NOH। फिर इसका मतलब ये क्या होता है? अभिक्रिया होता है CH3COO यानी प्लस C2H5OH बन जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें जो तीसरा है और चौथा है इसके उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है अल्कोहल समूह में अनुग्लन होता है, जोड़ा जाता है। देखो अल्कोहल समूह जो होता है उसमें अनुग्लन जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है? OH। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा समूह योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एल्कीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो ये है कीटोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका यही अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6। इस देखो इसका क्या सूत्र है? तो 7 सहसंयोजक आबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है सपिंडित प्राकृतिक गैस यानी CNG का प्रमुख घटक क्या है? तो क्या है? मीथेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है एथिलीन। एथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या कितनी है? तो 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 6 है। अगला है कौन से कार्बन में का अपर रूप है? कौन कौन से कार्बन के अपर रूप है? देखो ग्रेफाइट तो भी कार्बन का अपर रूप है, याद रखिएगा। फुलेरिन भी है और हीरा भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पहला दूसरा तीनों ये कार्बन के अपर रूप है। अगला है बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है, याद रखिएगा।
अगला है साबुन के अणु में क्या होता है? साबुन के अणु में जलरागी शीर्ष एवं जल विरागी पुंज होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन समानतः कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है? कौन सा कथन इसमें बताना है? इनमें अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, ये सही है। और तीसरा जो है, ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अब हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण देखेंगे, हमारा 5वां चैप्टर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, वो आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7 है। आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7, याद रखिएगा। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक की बात कर रहा है, तो परमाणु क्रमांक है। अगला है समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 17 के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन्स, इसका राइट आंसर है हैलोजन्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? कौन सा संक्रमण तत्व है? तो लोहा है। अगला है निम्न में से किस तत्व के पास अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है? तो Al के पास, एल्यूमिनियम के पास, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एल्का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना होता है, ये किससे बना होता है? तो E2O3 प्रकार से बना होता है। अगला है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था, किस प्रकार से? तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, मूल गुणधर्म के आधार पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त तो सभी। अगला है त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? त्रिक सिद्धांत जो दिया था डोबे राइनर के द्वारा, इसका राइट आंसर है डोबे राइनर ने दिया था। अगला है आवर्त सारणी में समूह जेड के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह जेड के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। अगला है आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर समांतर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बाएं से दाएं पे, तो ये घटता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये है, घटता है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, परमाणु संख्या 15 वाले तत्व के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? तो ये अम्लीय होती है। अगला है वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो पी ब्लॉक कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कुछ दिया गया है, इसमें ढूंढना है कौन सा असत्य, असत्य हमें ढूंढना है। पहला देखो दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, पहला दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, देखो पहला वाला तो गलत है। दूसरा दिया, आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूहों में रखा गया, ये भी गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक जो आवर्त सारणी होता है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु आधारों पर व्यवस्थित किया गया है, ये सही है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो ये भी गलत है। इसमें गलत ही पूछा था ना, तो गलत पहला, दूसरा और चौथा हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया ABCD तथा ई परमाणु क्रमांक संख्या, इनका दिया हुआ है जैसे क्रमशः A का 9, B का 11, C का 17 और D का 12, E का 13 तत्वों में कौन सा युग्म समान समूह में संबंध रखता है? तो कौन सा समान संबंध रखता है? तो A और C, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, A और C रखता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो यही गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु प्लेटिनियम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला, आवर्त सारणी के अंतिम समूह के सदस्य कौन होते हैं? तो सक्रिय गैस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, सक्रिय गैस होते हैं। अब हमारा यहाँ से 6वां चैप्टर जैव प्रक्रम शुरू होता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो अमाशय से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रोटीन और एमिनो जो होता है अम्ल के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? इसमें केवल यूरिक अम्ल, केवल अमोनिया और केवल यूरिया, ये सारे, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी सारे प्राप्त होते हैं। अगला है, रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो सजीव के मुख्य लक्षण प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त तो सभी होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायित्व है? तो पादप में जाइलम जल का वहन के लिए उत्तरदायित्व है। अगला है, मनुष्य वृक्क यानी गुर्दा जो होता है किडनी का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो इनको हम धमनियां कहते हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के, मतलब कि जो हमारे हार्ट होता है उससे हमारे बॉडी में जो विभिन्न भागों में ले जाती हैं तो धमनियां ले जाती हैं। अगला है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो इसका हरा होता है। अगला है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो श्वसन, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला है सही कथन का चयन कीजिए। इसमें पहला है विषम पोषणी प्राणी अपने जीवन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। दूसरा जो है इसमें दिया हुआ है कि विषम पोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का सामर्थ्य में होते हैं, गलत। अगला सी है विषम पोषणी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, गलत। इसमें है अगला डी, विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में कथन में से सत्य ढूंढना है। किण्वन जो है किण्वन जो हो गया अवायु श्वसन का ही एक मतलब रूप है। माइक्रोकांडिया में किण्वन होता है, वायु जो जीवाणुओं में किण्वन होता है। पायरुवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। इसमें सही जो पहला वाला है और चौथा वाला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अमीबा किस रचना की सहायता से अपना भोजन संग्रहण कर मतलब अंतर्ग्रहण करती है, तो कूटपाद या पादाप से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस, डायलिसिस याद रखिएगा, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हीमोडायलिसिस। अगला है निम्न में कौन सा उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वृक्क, अभी हमने देखा किडनी जो था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। रक्त क्या है, इसमें से रक्त हमारा ऊतक है, टिश्यू है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है किससे, रंध्र में, तो इसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्ति होती है किससे, ग्लूकोज की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। इसमें ऑप्शन बी जो है ना वो सही नहीं है, ये है वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अब हमारे यहाँ से होता है नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया है सेरिब्रम किसका भाग होता है, तो सेरिब्रम जो है ना अग्र मस्तिष्क का भाग है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। अगला है मादा जनन हार्मोन होता है किससे होता है, तो देखो किससे होता है, प्रोजेस्टेरोन से होता है, एरिस्ट्राडियल से होता है, एस्ट्रोजेन से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी। मास्टर ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि को क्या कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि, या फिर पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, कुछ भी पूछ सकता है उल्टा सीधा करके। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि भुजंट ग्रंथि नहीं है, बाकी विस्तृण पैराथाइड ग्रंथि अंडाशय ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला है थायरॉक्सिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखो पहले इसके बारे में हम सत्य देख लेते हैं। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन को संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि के आयोडीन की आवश्यकता होती है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं को उपाचय में नियमित करता है। अगला जो है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौ आवश्यक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यही गलत है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, इसमें दिया है मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सत्य, में सत्य ढूंढना है ना, तो देखो सत्य इसमें तीसरा है। लार जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है लार, श्रवण, स्वाद, वमन, रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थिर मेंडुला से होता है, हाँ। और अगला जो हमारा है सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने अग्र मस्तिष्क से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये भी याद रखें। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन जो है ये नर हार्मोन अभी हमने देखा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। रक्तचाप और श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये सेरिबेलम द्वारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है एस्ट्रोजन का स्त्राव मतलब किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो अंडाशय द्वारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो एक्सॉन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला है निम्न में से ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है, तो हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता का परिणाम क्या है, तो ग्वाइटर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है किसके द्वारा, केशुरुक रज्जु में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है निम्न में जीवन का आधार क्या है, निम्न में जीवन का आधार जो है न्यूक्लिक अम्ल में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है ग्राही अंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो देखो रसग्राही अंग जो होते हैं ना ये अंग स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही जो होते हैं ये गंध का, ये भी याद रखिएगा। अगला है गुस्सा, तनाव एवं डर की स्थिति में स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नाम क्या है, तो एपिनेफ्रिन। जब हम गुस्सा होते तनाव में होते तो कौन सा जो मतलब कि डर की स्थिति में कौन सा स्रावित होता है हार्मोन्स, तो एपिनेफ्रिन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। जीव जनन कैसे करते हैं हम इसके बारे में अब लोग देखते हैं, ये हमारा 8वां चैप्टर है।
इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, नर युग्मक को कहा जाता है, नर युग्मक को कहा जाता है शुक्राणु। अगला है, पुष्पी पौधे में जनन अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। देखो ये आया हुआ था पुष्पी पौधे का, तो सबसे पहले युग्मक होता है, फिर नज होता है, फिर भ्रूण होता है, फिर नवोद्भिद होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। अगला क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है, पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला जो है, ये निषेचन के बाद इनसे फल बनते हैं, ये सही है। दूसरा जो ये पौधे के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, सिर्फ इसमें पहला और तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, पुष्प का नर भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो पुमंग कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है, पौधे के मादा भाग को क्या कहा जाता है। तो पौधे के मादा भाग को जयांग कहा जाता है। देखो अब नर का भी पूछ सकता है और मादा का भी, तो जयांग कहते हैं मादा को। भ्रूण का विकास किसमें होता है, तो गर्भाशय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, निषेचन के बाद युग्म नज विभाजित होकर क्या बनता है, तो क्या बनता है, तो ये बनता है भ्रूण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, स्त्री केसर के आधारित, स्त्री केसर जो होता है उसके आधारी भाग को क्या कहा जाता है, तो अंडाशय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अंडाशय। अगला है, कायिक प्रवर्धन संभव होता है, किसके द्वारा संभव होता है, तो जड़ तना पत्ती के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है, अमीबा, ईस्ट और स्पाइगोइरा के जनन में की सामान्य विशेषता क्या होती है, तो ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में किस जीवन में अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट के द्वारा होता है। अभी हमने देखा था। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा भाग अगुणित होता है। अगुणित भाग कौन सा होता है, तो पराग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, निम्न में से प्रकंद का क्या उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण अदरक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, पराग कोष में निम्न में से क्या पाया जाता है, तो पराग कोष में क्या पाया जाता है, तो ये अंडप पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अंडप पाया जाता है। अगला है, निम्न में से द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा एवं पैरामीशियम दोनों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो वायु एवं जल दोनों के द्वारा युग्मक स्थानांतरण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन 18 नंबर का, निम्नलिखित जीवों में से कौन है वो, कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। अलैंगिक विधि से कौन जनन करते हैं, तो याद रखिएगा, अमीबा करते हैं, केला करता है और ईस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर अमीबा, केला, ईस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, निम्न में से गेमा द्वारा प्रजनन। देखो गेमा द्वारा प्रजनन होता है, तो ये क्या होता है, कुछ बायोफ्राइटा में गेमा द्वारा प्रजनन होता है। अब हम यहाँ से आनुवांशिकता एवं जैव विकास से क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। एक ही प्रजाति के बीच आपस में जो प्रजनन होता है कहलाता है अंतः प्रजनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला होगा, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया था। तो किसने समझाया था जैव विकास को, सबसे पहले लैमार्क के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। गुणसूत्र बने होते हैं, तो किससे बनते हैं, डीएनए और आरएनए से गुणसूत्र बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित जो है, ना इसमें से गिलहरी, ना बंदर, ना गोरिल्ला। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं है। अगला है, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए, आनुवंशिकता के नियम के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनका नाम याद रखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। द्विगुणित जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ये 23 होती है। अगला जो है हमारा उत्परिवर्तन। देखो उत्परिवर्तन किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा, तो इसको ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख उदाहरण है, किसके उदाहरण है ये लोग, तो ये लोग समरूप अंग के उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है, प्रभुत्व का नियम होता है। प्रभुत्व का नियम जो होता है ना, ये किस लिए होता है, जब माता पिता की संतान केवल F1 पीढ़ी में प्रमुख पात्र दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम क्या है जो एक पक्षी की तरह दिखता है परंतु सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं पाई जाती हैं। तो कौन सी है, ये किसका क्या नाम है, आर्कियोपेट्रिक्स, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम का अपवाद है, कौन सा है, तो लीकेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, निम्न में से अनुवांशिकी परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग होता है, गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र से बनते हैं, आरएनए और डीएनए, ये भी याद रखिएगा।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मटर के दो पौधे जिनमें एक गोला तथा हरे बीज वाला RRY तथा दूसरा झुर्रीदार एवं पीले बीज RRY तथा जब F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई तब उसके बीज गोल पीले रंग के बने। F1 पीढ़ी के पौधे में बीज बनने लगे। स्वसंकरण कराए जाने पर F2 पीढ़ी के पौधे के बीज के लक्षण कुछ मतलब नए समुच्चय बने। इनमें से समुच्चयों का चयन कीजिए, क्या होगा। देखो पहले झुर्रीदार और हरे होंगे और उसके बाद क्या होंगे, गोले और पीले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन में देखो, जीन जो होता है हमारा, जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा, उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला है, आनुवांशिक के पिता किसको माना जाता है, तो मेंडल को माना जाता है। एविज विकसित है किससे, सरीसृप से। तो हमारा ये 9वां चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम। यहाँ से हमारा 10वां चैप्टर शुरू होता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया वो है, लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। अगला है, उत्तर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है सदैव सीधा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखो अभिसारी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, तो अपसारी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अपसारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो क्या होगी, तो ये 4D होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा होता है, तो उस टाइम पे लाल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। अगला क्वेश्चन, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन जो है, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण। जो बाहर की तरफ होता है उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। अगला है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका अपवर्तनांक होता है sin I/sin R। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर। सोलर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी। अगला है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से मतलब बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, याद रखिएगा। अगला है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F के बीच क्या संबंध है, तो इसका जो संबंध है F बराबर R/2, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में उपयोग होने वाला दर्पण क्या है, तो ये अवतल दर्पण है। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। तो इस चैप्टर से भी मेरा समाप्त हो गया। अब हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार देखते हैं, इससे बनने वाले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम, तो बैगनी का। अगला है, मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाते वह भाग कौन सा है, तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनाते हैं, दृष्टितल पर बनाते हैं, याद रखिएगा, दृष्टितल पे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, चांद की सतह पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है किस, मतलब देखो चांद की सतह पर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा हुआ है तो वो आकाश के रंग की बात कर रहा है, तो काला। आपको नीला भी देगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि पृथ्वी हमें थोड़ी देखना है। अगला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, निम्न में से कौन सी दृष्टि दोष है उसको, तो निकट दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, नेत्रदान के समय आंखों का कौन सा भाग प्रत्यारोपण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कार्निया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, सामान्य प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, सामान्य प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, रातों में जो रात होता है तारों का टिमटिमाने की घटना को मतलब किस पर आधारित है, तो ये आधारित है अपवर्तन के सिद्धांत पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना होता है, तो ये मतलब किस तरह से, वास्तविक और उल्टा तथा छोटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, निम्न में से प्रिज्म से प्रकाश की परिघटना घटती है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तपथ प्रतीत होने में किस परिघटना का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये प्रकाश के परिक्रमण का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, तो क्या हुआ है उसको, निकट दृष्टि दोष है, याद रखिएगा। सामान्य मनुष्य का दूर बिंदु कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में जल का नीला क्यों दिखाई पड़ने लगता है, तो क्यों दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की जो होती है फोकस दूरी बढ़ा देने पर नेत्र की पेशियां कैसी हो जाती है, शिथिल होती है और लेंस पतला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब हम विद्युत से बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई यूनिट क्या है। तो इसका विद्युत धारा का एसआई यूनिट जो है एम्पियर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एम्पियर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणे 10⁻⁻19 यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इतना आवेश होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 kWh किसके बराबर होता है। तो 3.6 इंटू 10⁻6। अगला है, नाइक्रोम संगठक। नाइक्रोम संगठन किससे है, मतलब नाइक्रोम ये निकेल और क्रोमियम से बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, विद्युत बल्बों के तंतुओं को किस धातु से बनाया जाता है। तो टंगस्टन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो एसी को डीसी में परिवर्तन किया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा, तदृष्ट कार्य के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, बिजली की हाई वोल्टेज वाले तार पर बैठे पक्षी को करंट क्यों नहीं मारता। क्यों नहीं मारता, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत पृष्ठ नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नॉट क्या है, गेट। नॉट गेट निम्नलिखित में से क्रियान्वित किया जाता है किसके द्वारा, तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को विपरीत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं दो समान आवेशों में क्या होता है। तो जब दो समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, असमान होते हैं मतलब अलग अलग तो आकर्षण। अगला क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा होता है। तो मतलब इसको किसने बोला था, फैराडे का नियम है, याद रखिएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से अर्धचालक नहीं है किस, मतलब अर्धचालक नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आर्सेनिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आर्सेनिक नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जब एबोनाइट की राड को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की राड क्या होती है, तो वो ऋणावेशित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। अगला हमारा जो ये क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन को प्रदर्शित करने वाला कौन सा है, तो ये है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन है। अब हम विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे की दिशा प्रदर्शित करती है, क्या करती है, तो बल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, स्विच लगाए जाते हैं तो किस पे लगाए जाते हैं, गर्म तार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है, तो कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है, तो कांच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कांच चुंबकीय नहीं है। अगला है, घरों में फ्यूज तार किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, तो निम्न गलनांक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। ये कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली से में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी में दिए गए बिंदु होते हैं उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम के क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, विद्युत जनित ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। विद्युत जनित जो होता है ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक बताइए, तो क्या है इसका, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो डायनमो का सिद्धांत ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उसमें पे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सभी बिंदुओं पे ये समान रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, सभी बिंदुओं पे समान रहती है। अगला हमारा क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का उपयोग किसमें किया जाता है, तो विद्युत जनित्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर प्रभाव पड़ेगा, लगातार परिवर्तन होता रहेगा फिर, तब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टता के स्रोत से जुड़े हुए किसी चालक में प्रति सेकंड व्युत्पन्न ऊष्मा होती है, तो धारा के वर्ग समानुपाती में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, शुष्क सेलों का वोल्टेज या वोल्टता होता है, कितना होता है, तो 1.56 वी यानी वोल्ट होता है, 1.56 वोल्ट होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ यह विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात होता है, तो मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत वेल जो है निम्न में से मतलब कौन से प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत प्रभाव का चुंबकीय प्रभाव, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम ऊर्जा का के स्रोत देखते हैं, हमारा 14वां चैप्टर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, ये सूर्य है। जैव गैस के मीथेन कितने प्रतिशत होती है? जैव गैस की जो मीथेन होती है कितने परसेंट होती है? तो ये 45 से लेके 75% तक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए सौर नियतांक है। पृथ्वी के लिए सौर नियतांक जो है ना 1.4 kW प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे मतलब की कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, भारत देश में ऊर्जा की पूर्ति के अलग अलग स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपयोग के आधार पर इन स्रोतों का मतलब घटते क्रम में चुनना है हमें। देखो इसको घटते क्रम में चुनना है ना, तो सबसे पहले कोयला, जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के निम्न रूपों में किसकी साज सज्जा और उपयोग की परिघटना में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो किसमें? तो सौर ऊर्जा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण न फैलाने वाले ऊर्जा स्रोत है। देखो ये सबसे फैलते हैं, इसमें सही जो है तो ऊर्जा के जो होता है ना, इसमें सही हमें बताना है। तो सूर्य के ऊर्जा के असीम स्रोत के रूप में प्रयोग ये नहीं होता, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बायोगैस के प्रमुख घटक क्या है? अभी हमने देखा है मीथेन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा संगठन मुख्य कारण है? तो कौन सा है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मतलब कि इसी की वजह से होता है। अगला है, अम्लीय वर्षा होने के प्रमुख कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा होने के प्रमुख कारण जो है वो है जीवाश्म ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से मुक्त होते हैं। अगला है कल्पकम। देखो ये क्वेश्चन आया है, कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला है, जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं, जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, किस तत्व का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा में नहीं किया जाता है? तो सिलिकॉन का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन जो है, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है? क्योंकि इसमें हम विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थिति ऊर्जा का प्राप्त हो जाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब हम देखते हैं हमारा पर्यावरण से बनने वाला क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन वो दिया, निम्नलिखित में से पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। पर्यावरण का जैविक घटक हवा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हवा नहीं है। अगला है, मांसाहारी जीव उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं। कौन से उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं मांसाहारी? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में, तो इसका राइट आंसर बी और सी दोनों होगा। अगला है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्यतः कौन सबसे वो है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरो जो गैस है यही, इसके मतलब इसी की वजह से सबसे ज्यादा ओजोन का क्षरण हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले स्तर को प्राप्त होता है? तो 10%, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, CFC गैस का उपयोग किया जाता है किसमें? देखो फ्रिज में, AC में, जेट इंजन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें सभी। अगला है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या है? तो सूखे घास, पत्ते, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, कौन से समूह में जैव अनवीकरणीय पदार्थ उपस्थित है? तो घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, कूड़े कचरे को एक स्थान पर इकट्ठित करके उनके वैज्ञानिक तरीके से निपटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कचरा प्रबंधन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम है? तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र जो है कृत्रिम है? जल जीवशाला, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए मुख्यतः खतरा निम्न में से कौन है? तो कौन सा है? बढ़ती हुई जनसंख्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है? तो कार्बन उत्पन्न की अनुमति तथा वास्तव में उत्पन्न कार्बनों के बीच का अंतर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? तो अवशोषण, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। वीडियो का तात्पर्य क्या है? देखो वीडियो का तात्पर्य जो है ना वो है घुलित ऑक्सीजन में कमी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, निम्न में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता क्या हो मतलब कौन सी है? तो उत्पादक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला के जाल को खाद्य जाल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आहार श्रृंखला में माना कि चौथी पोषी स्तर की ऊर्जा जो है उसकी मात्रा 5 kg है, तो उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो ये होगी 5000 kg, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट को किस आधार पर विश्लेषण किया जाता है? तो स्थानिक फूल पौधे और खतरों के आधार पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ताप
मतलब कि देखो ताप, वर्षा मतलब और मृदा यानी मिट्टी, वायु आदि कैसे कारक है, तो ये अजैव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, मानव जब अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित होता है तो कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा उसको त्वचा का कैंसर होता है और प्रतिच्छा तंत्र की क्षति होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और सी। अब हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध से बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वृक्ष से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है कोलीफॉर्म समूह है, कोलीफॉर्म कैसा समूह है, तो जीवाणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। स्वच्छ जल का पीएच मान क्या है, तो 7 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे, तो भूमंडलीय ताप वृद्धि से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है आर ट्रिपल आर कौन है जो प्राकृतिक संसाधनों में लंबे समय तक संरक्षित बनाए रखते हैं, तो कौन है ये, पहला पुनः चक्रण यानी रिसाइकल, पुनः उपयोग रीयूज और रीयूज, उसके बाद कम उपयोग रिड्यूस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। टिहरी बांध कहाँ पर है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया, बाढ़ के पानी जलमग्न नालियों के आसपास छोटे छोटे राग बंद बनाना महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, देखो पहला तो भूजल का पुनः मतलब भरण हो जाता है और उसके बाद जो होता है ना पानी को रोकते हैं और मिट्टी को कटने नहीं देते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला गंगा परियोजना किस साल शुरू हुई थी, तो गंगा परियोजना 1985 में शुरू हुई थी। तो यहाँ पे हमारा 9th और 10th का जी प्रॉपर हमने पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए हैं, एमसीक्यू, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक यू।